Hello YouTube. So today the date is 3rd December, correct? 3rd December 2025, and we are in the third week of our prelims preparation, and this is the last week for economy, and from the next week we are going to start with polity. तो कल जो हमने प्रिपरेशन किया था, कल हमारा था टॉपिक मनी एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है? उसका जो टेस्ट हुआ है आज, उसका बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टेस्ट में आई स्कोर्ड 43.33। एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, ठीक है? वो क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, वो क्वेश्चन एक्चुअली था बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का, ठीक है? उसमें आपका वो 2015 का मॉडल था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो मैं एक्चुअली थोड़ा टेम्पटेड फील किया और मैंने तुक्का मार दिया। जनरली आई अवॉइड, अगर आप पिछले वाले टेस्ट में देखोगे तो मेरे इनकरेक्ट नहीं होते हैं जनरली, क्योंकि अगर मैं कंफर्म हूँ तो ही मैं मारता हूँ करेक्ट। क्योंकि अगर तुक्का से सही हो भी गया ना, तो वो टेस्ट का पर्पस डिफीट कर देगा। अभी जो टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, उसका पर्पस ये नहीं है कि उसमें हम लोग अच्छा मार्क्स लाए। उसका पर्पस ये है कि हम जो पढ़े हैं, हमने जो हमारे जो नोट्स से है, वो हम रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अप्लाई कर पा रहे कि नहीं, वो पर्पस है, ठीक है? तो अगर हम लोग वो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ आज, मतलब हुआ तो मुझसे दो और क्वेश्चन नहीं, पर जो गलत हुआ मेरा, वो था आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो कि 2015 का है। और आपका वो क्या क्या वो इन्वेस्टमेंट का जो डेफिनेशन है उसको नैरो कर दिया है, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है? तो यही है आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है? अगर हम लोग एक बार आज का कल जो हम लोग ने पढ़ा था उसको एक बार अगर हम लोग आज के टेस्ट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार रिकॉल कर ले कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, तो ट्रेजरी बिल का क्वेश्चन था, ठीक है? कि ट्रेजरी बिल आपका मैंने कल ही बताया था कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर पाती है, और ऑब्वियसली आरबीआई के थ्रू करती है, और आपका ये अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है? आपका फेस वैल्यू के डिस्काउंट में ये इशू किया जाता है, और फिर सेल करते टाइम आपका फेस वैल्यू में ये मिल जाता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपका इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी 364 डेज हो सकता है। अभी इसका 3 टेनोर में ही ये चलता है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ठीक है? तो ये सब हमने कल ही बात कर लिया था, ठीक है? तो इसको और लेंदी करके फायदा नहीं है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि व्हाट आई विल डू इज कि जो जो टेस्ट के सारे मतलब टेस्ट में जैसे कि हर दिन 25 क्वेश्चंस हुआ ना, जैसे कि ये टेस्ट में 25 क्वेश्चंस हुआ, तो मेरा प्लानिंग ये था कि मैं वो 25 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लूँ, ठीक है? मतलब जैसे हम लोग आज गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने के पहले हम लोग इसके टेस्ट का एक बार सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और फिर गवर्नमेंट बजटिंग का रिकॉल करेंगे। मेरा ये प्लानिंग था, ठीक है? पर मैं अभी सोच रहा हूँ फिर उससे ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? तो अगर आप लोग को लगता है कि जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ उस टेस्ट के क्वेश्चंस भी अगर आप लोग को चाहते हैं कि डिस्कस कर दूं मैं एक बार यहाँ पे, उससे मेरा भी शायद फायदा ही होगा। आप लोग एक बार कमेंट्स में बताना ना क्या करना चाहिए, और मैं भी सोचता हूँ इसके बारे में। आज के लिए हम लोग स्किप कर देते हैं, और अगर आप लोग को लगता है कि ये करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये संडे को जनरली हम लोग का जो रिकैप ऑफ द वीक होता है पूरे वीक का, उसमें तो मैं कोई एक्टिव रिकॉल जनरली करता नहीं हूँ। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो हम लोग 6 दिन का टेस्ट देते हैं, मंडे ट्यूसडे टू संडे का जो डेली टेस्ट होता है, वो 6 दिन का 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा संडे को ही, अगर आप बोलोगे, ठीक है? और वरना मैं, अगर आप लोग ऐसा बोलोगे कि मैं हर दिन का हर दिन कर दूं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर उस हिसाब से कर लेंगे। तो आज अभी हम लोग फिलहाल शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजटिंग और फिस्कल पॉलिसी से, ठीक है? ठीक है। तो अगर हम लोग शुरू करें कि सबसे पहले कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार थोड़ा पॉलिटी इसमें हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि यूपीएससी आजकल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके शुरू करता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द अगर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करता है, तो वो स्टेटमेंट आपको तभी करेक्ट मानना है अगर एग्जैक्टली exactly वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो, ठीक है? तो मान लो ऐसा स्टेटमेंट कुछ आ जाए कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो उसके आगे, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन गलत कर देना है, कि वो स्टेटमेंट गलत मानना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज ही नहीं किया है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज हुआ है ना, वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसमें बजट जो वर्ड है, ठीक है, बजट जो वर्ड है वो आपका यूज नहीं हुआ है, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद
तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, स्टेट बजट को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये याद रखना है। और ये हो गया आपका आर्टिकल 112, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बजट होता क्या है, ठीक है। ये बजट बेसिकली कुछ नहीं है, हम लोग एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट रेडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है, हम लोग अगला साल के लिए बना रहे हैं ना। हम लोग पहले से ही एक अंदाजन रेडी करते हैं कि हम लोग का अगला जो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसमें हम लोग को कितना पैसा मिलेगा एज गवर्नमेंट। हम लोग एज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये सोचती है कि उनको एक अगले पूरा साल में कितना पैसा मिलेगा और उनको कितना पैसा खर्च करना है फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। तो वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, एलोकेटिंग, एक तो हो गया आपका एलोकेटिंग मनी कि इस पर्पस के लिए इतना पैसा एलोकेट होगा, इस पर्पस के लिए इतना पैसा एलोकेट होगा, एक तो वो पर्पस हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी बजट आपका स्टेबलाइजेशन फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। कि मान लो इकोनॉमी क्रैश कर रहा है, जैसे कि कोविड 19 के टाइम पे आपका इकोनॉमी क्रैश कर रहा था, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना जो स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज कर दिया। उससे क्या होता है, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा था कि जब हमारा मान लो इकोनॉमी डिप कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का ट्राई करते हैं। एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है आपका सी आई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, मतलब नेट एक्सपोर्ट बेसिकली। तो अगर जी का कंपोनेंट बढ़ा देगी गवर्नमेंट तो हम लोग का एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, करेक्ट। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा तो हमारा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जब भी डिप होता है ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। या फिर अगर मान लो बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट अगर जी अपना कंपोनेंट कम कर देगी तो भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं ना। जो हम लोग का दो कंपोनेंट है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो आपका आरबीआई के हाथ में है और जो फिस्कल पॉलिसी है वो आपका गवर्नमेंट के हाथ में होती है, करेक्ट। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो आपका जो बजट का जो कंपोनेंट होता है, बजट के कंपोनेंट में आपका दो चीज होता है, ठीक है। एक हो गया आपका कैपिटल रिसीट और एक हो गया आपका रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब रिसीट मतलब आपका हो गया कि जो आपके मतलब आप जो आपको जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग रिसीट कहते हैं और जो आपका खर्च हो रहा है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया कैपिटल, ये हो गया रेवेन्यू और इसमें भी आपका एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर, इसमें भी आपका एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर। मतलब अब होता है आपका कैपिटल और रेवेन्यू में ना सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हम लोग एकदम इजी वे में अगर कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस समझे, आप कैपिटल मतलब क्या समझते हो कि कोई भी चीज अगर मैं खरीद रहा हूं या फिर कोई भी चीज के लिए अगर मैं पैसा मतलब खर्च कर रहा हूं तो मुझे फ्यूचर में उसका कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। मान लो मैं आज 10 रुपया लेके मार्केट में जाता हूँ और मैगी का पैकेट खरीदता हूँ और घर आके मैगी खा लेता हूँ, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, आप खुद सोचो एक बार। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। वो मैगी खा के मुझे 10 साल बाद या 5 साल बाद कुछ बेनिफिट थोड़ी ना मिलेगा, उल्टा लॉस ही है वो तो, खैर ठीक है। तो वो आपका हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब रोज का जो आपका जो कंजम्पशन की चीजें हैं, सैलरी देना हो गया या फिर मान लो पेंशन देना हो गया, सब्सिडीज देना हो गया, फिर इंटरेस्ट पेमेंट करना हो गया कि मान लो हमने कभी लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट देना है तो ये पैसा चला गया, ठीक है। दिस मनी इज गॉन, इट बिल्ड्स नथिंग, इससे हमको फ्यूचर में कोई फायदा नहीं होने वाला है, करेक्ट। अच्छा, पर जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है, ये अभी तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका फ्यूचर में कुछ नहीं फायदा होगा, पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, इसमें आपका फ्यूचर में फायदा होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज आएगा, बिल्डिंग रोड्स। अगर मान लो मैं रोड के लिए 10 करोड़ रुपया अभी खर्चा कर दूं गवर्नमेंट, तो वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि मेरा रोड बन गया ना, या फिर मैं हॉस्पिटल बनाऊं या फिर मैं स्कूल बनाऊं, दिस इज गुड स्पेंडिंग, है ना, क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ बिल्ड करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग रिसीट देखें, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू रिसीट का बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट क्या होगा कि हम लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया। या फिर मान लो हमने कुछ गलती किया, उसका गवर्नमेंट फाइन देना पड़ा हम लोग को गवर्नमेंट को, तो वो भी आपका रेवेन्यू रेसिट हो गया उनके लिए। अच्छा, उसके बाद वो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है पैसा, पब्लिक सेक्टर आपका अंडरटेकिंग्स में, तो उसका जो डिविडेंड मिलता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, जैसे एसबीआई आपका पीएसयू है ना एक, तो एसबीआई का जो डिविडेंड होता है वो भी गवर्नमेंट को मिलता है, वो आपका हो गया रेवेन्यू रिसिट, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये पैसा उनको कभी लौटाना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पैसा उनको कभी भी लौटाना नहीं पड़ता, ये लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करती है।
कैपिटल या तो एसेट क्रिएट करेगी, ठीक है, या तो लायबिलिटी क्रिएट करेगी। ये दोनों कंपोनेंट अगर नहीं होता है तो आपका वो कैपिटल नहीं होगा। ये भी एक तरीका है कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस समझने के लिए। ठीक है, अगर मान लो मैंने रोड बनाया तो कैपिटल बना, एसेट बना मेरा, पर मैगी खाया तो मेरा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद जो मैंने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, तो टैक्स फिर गवर्नमेंट मुझे लौटाएगी थोड़ी ना, वो उनका लायबिलिटी नहीं हुआ वो, ठीक है, वो उनका रेवेन्यू रिसीट हो गया। अगर हम लोग कैपिटल रिसीट देखें तो मान लो गवर्नमेंट लोन लेती है, तो इससे डेट क्रिएट हुआ ना उनका, उनको अभी ये लौटाना पड़ेगा, प्लस उसका इंटरेस्ट देना होगा। तो वो जो लोन ली गवर्नमेंट, उसका जो पूरा प्रिंसिपल जब वो लौटाएगी गवर्नमेंट, तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और क्योंकि उससे लायबिलिटी कम हुआ, और उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगी वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा अच्छे से, ठीक है। गवर्नमेंट जो आपका लोन लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट मान लो जो लोन लिया, वो लोन का जब प्रिंसिपल अमाउंट लौटाएगी तो वो हो जाएगा आपका, मैं इसको ना परमानेंट से लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट लोन लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट लोन लेती है, उसके बाद आपका क्या करती है गवर्नमेंट, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट जब लौटाती है, तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब इसका इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट। तो इतना तो अभी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि जब गवर्नमेंट मान लो कि बजट तैयार करती है, ठीक है, तो वो जो मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट जो रिसीट करती है और जो एक्सपेंडिचर होता है उनका, उनको तो वो इक्वल करना है ना। पर गवर्नमेंट को जितना इनकम होगा सिर्फ वो क्या उतना ही खर्चा करती है, ऐसा सच नहीं है, ठीक है। ये दिस इज नॉट ट्रू दैट गवर्नमेंट एक्सपेंड ओनली दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट इट रिसीव्स फ्रॉम द रिसीट्स, ठीक है, ये सच बात नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मान लो कि गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है 100 रुपया, ठीक है, पर गवर्नमेंट 200 रुपया खर्च कर रही है उस साल, तो 100 रुपया आया कहां से एक्स्ट्रा, वही तो वो लोन ले रही है ना, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। दिस इज द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट देखें, ठीक है, ये तो आपका हो गया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हो गया आपका टोटल बोरोइंग फॉर दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट देखें, ठीक है, ये बहुत ही खराब चीज होती है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इज वेरी बैड। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि रोजमर्रे का जो खर्चा है, ठीक है, डेली कंजम्पशन के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, दिस इज वेरी बैड। मान लो आपको कल मैगी खानी हो और आप मैगी खाने के लिए लोन ले रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड। पर मान लो आप घर बनाना चाहते हो, उसके लिए आप लोन ले रहे हो, दैट इज गुड, दैट इज गुड डेफिसिट, ठीक है। पर मैगी खाने के लिए या फिर चाय पीने के लिए अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है, आप ऐसे समझो, आप खुद के साथ रिलेट करो, अगर आपको कल चाय पीने जाना और आप बोलो कि मैं लोन लेके चाय पीने जाऊंगा, तो हाउ बैड इज दैट। तो उसी को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं कि गवर्नमेंट जो, जैसे कि मान लो हम लोग कभी आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो हम लोग को अगर सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़े तो दैट इज वेरी बैड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मान लो प्राइमरी डेफिसिट होता है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है आपका, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, माइनस हो जाता है इससे आपका इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट का किसका करोगे, ठीक है। मान लो कि लास्ट ईयर आपने कुछ लोन लिया, ठीक है, उसका इंटरेस्ट आपको इस साल देना है, तो वो भी तो आपका डेफिसिट ही, मतलब वो भी तो आपको खर्च करना होगा ना। तो जो आपका फिस्कल डेफिसिट हुआ, मान लो आपने 100 रुपया गवर्नमेंट को मिली, ठीक है, और उसको 200 रुपया खर्चा करना है, ठीक है, तो 100 रुपया उसका फिजिकल डेफिसिट हुआ। उस 100 रुपया से मान लो 50 रुपया उसका लास्ट ईयर का लोन चुकाने में जा रहा है, और 50 रुपया वो इस साल खर्च कर रही है, तो उसका प्राइमरी डेफिसिट 50 रुपीज ही हुआ। प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली इस साल का उसको कितना डेफिसिट है गवर्नमेंट को, लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को हटा देंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में आ जाए कि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है, इसी में आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज लाइक कि आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट है, उसका माइनस हो जाएगा ग्रांट्स, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लो जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दे रही है, ठीक है। मान लो स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपया दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। उस 100 रुपया से स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो रोड बना लिया, ठीक है। पर सेंट्रल, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो कैपिटल हो गया, देश के लिए तो कैपिटल हो गया ना, पर गवर्नमेंट को उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है ना।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप जब करते हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है बेसिकली लॉन्ग टर्म। पर जो स्टेट गवर्नमेंट को जो जो ग्रांट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में वो तो लौट आएगी नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट, पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो वो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी निकालते हैं कि हमने जो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट को बैड कह दिया, तो हम लोग पूरा रेवेन्यू डेफिसिट को बैड नहीं कह सकते हैं, हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को बैड कह सकते हैं। समझ रहे हो आप बात को, कि अगर हम लोग पूरा रेवेन्यू डेफिसिट को बैड कह दें, ठीक है, और फिर उस रेवेन्यू डेफिसिट से पता चला कि 90% से तो रोड बन रहा है स्टेट्स में, तो हाउ इज दैट बैड ना, बैड नहीं हुआ फिर वो। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए, वरना आप थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से सुन लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम लोग आ जाए कि मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्या होता था कि मान लो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता था ना, वो आरबीआई को कहती थी कि नया मनी प्रिंट कर देने, क्योंकि आरबीआई तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के साथ ही है ना। तो मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आरबीआई को बोल देती थी आप नया मनी प्रिंट करते जाओ और हम लोग का बॉन्ड खरीद लो और हम लोग को पैसा दे दो, तो इससे गवर्नमेंट का डेफिसिट तो फुलफिल हो जाएगा, पर इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है, और वो गवर्नमेंट अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगी उस केस में, क्योंकि आरबीआई को तो लेना ही पड़ेगा। पर अभी क्या हो गया है, अभी इसको रोक दिया गया है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट आरबीआई को नहीं बोलती है, गवर्नमेंट बॉन्ड बनाती है और हम लोग के लिए बॉन्ड बनाती है, और हम लोग बॉन्ड खरीद के गवर्नमेंट को पैसा देते हैं उनका डेफिसिट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग के ऊपर तो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती है ना गवर्नमेंट, तो इसीलिए गवर्नमेंट अच्छा बॉन्ड बनाएगी कि जिससे एक्चुअली में कुछ फायदा हो। पर जब वो आरबीआई को जबरदस्ती करती थी उस टाइम वो अच्छा बॉन्ड नहीं बनाती थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, मान लो पब्लिक डेट का। ठीक है, पब्लिक डेट क्या होता है, पब्लिक डेट इज नथिंग बट द टोटल मनी द गवर्नमेंट ओज। ठीक है, गवर्नमेंट का जो टोटल पैसा देना है, बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली भी। ठीक है, कि देश में भी कितना पैसा लौटाना है बैंक्स को या सिटीजन्स को, या फिर एक्सटर्नली कि वर्ल्ड बैंक से अगर कभी गवर्नमेंट लिया हो, या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को अगर कुछ लौटाना हो। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज वही मेथड है कि ठीक है, कि जो इनकम और स्पेंडिंग का जो आपका बीच का जो गैप है, ठीक है, वो आपका बोरो करके या फिर जो भी करके उसको जो आप करते हो, तो उसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग टैक्सेशन में आ जाए, ठीक है, हाउ डज द गवर्नमेंट अर्न टैक्स। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टैक्स, अब अगर हम लोग टैक्स का बात करें तो एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स में आपका हो जाता है कि जो बर्डन होता है टैक्स का वो उसी पर्सन पे, सेम पर्सन पे ही पड़ता है। ठीक है, मान लो कि जैसे इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, कि मैं मान लो 1 लाख रुपया इनकम कर रहा हूँ तो मुझे जो उसका टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ देने के लिए, है ना, आई कांट शिफ्ट दैट। तो डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। इसको हम लोग, इसमें हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रिच पे मोर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि जो अमीर आदमी है, मान लो कोई 10 लाख रुपया इनकम कर रहा है तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, पर अगर मान लो कोई 10,000 रुपीज इनकम कर रहा है तो उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, है ना, या फिर कम देना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स से मानते हैं। ठीक है, कि गरीबों को नहीं देना पड़ेगा, जो ज्यादा रिच होगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका बहुत ही रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, ये रिग्रेसिव टैक्स है, ये शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, पर ये रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है कि मान लो कि मैं एक मान लो बिस्कुट खरीदूं, और मान लो अंबानी जी एक बिस्किट खरीदे। ठीक है, दोनों को सेम टैक्स देना पड़ेगा, हाउ इज इट फेयर, इट इज नॉट फेयर। ठीक है, अंबानी जी तो ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, मैं कम टैक्स देता हूँ, तो मेरे लिए बिस्किट का टैक्स नहीं होना चाहिए, पर दैट इज नॉट हाउ इट इज। ठीक है, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और भी दो तरह के टैक्स होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक टैक्स और एक होता है एड वैलोरम टैक्स। ठीक है, एड वैलोरम और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होता है कि मान लो 10 रुपया करके हर लीटर ऑफ पेट्रोल में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब फिक्स्ड अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, कि 10 रुपया ही लगेगा पर लीटर आपको टैक्स। पर एड वैलोरम में क्या होगा कि आप अगर ज्यादा लोगे तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 18% जीएसटी ऑन ए कार, तो कार का प्राइस तो 10 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, तो 18% ही लगेगा आपका उसमें। ठीक है, तो 18% जीएसटी तो ज्यादा हो जाएगा टैक्स आपका, है ना। और फिर आपका जो एक लास्ट जो बचा आपका वो हो गया आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला है आपका जीएसटी।
ठीक है, जीएसटी हम लोग के देश में हर चीज में नहीं है, ठीक है, अल्कोहल में जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि जहां वो चीज कंज्यूम हो रहा है वहीं पे टैक्स देना हो रहा है, ठीक है। और ये आपका जो पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होती थी ना, कि जैसे वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, फिर आपका सर्विस टैक्स होता था, फिर आपका एक्साइज ड्यूटी होता था, ये सबको मर्ज करके हम लोग सीधा सीधी एक जीएसटी बना दिया। जीएसटी का क्या सीन है कि मान लो कोई चीज आपका वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होती है पर बिहार में कंज्यूम होती है, तो वो बिहार गवर्नमेंट को मिलेगी वो टैक्स, ठीक है। वो डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का मोस्टली मोस्टली जो समराइजेशन हम लोग का फेज होता है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो आपका बचा है वो अब रिकॉल करेंगे हम लोग, ठीक है, जो अभी हम लोग ने समझा जो सारी चीजें, वो हम लोग एक बार फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, इस फेज में आप क्या करो, आप चाहे तो पॉज कर लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर आपका भी एक बार आप रिकॉल चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं एक बार, जैसे कि मैंने ये चीज बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि आप बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बजट वर्ड मेंशन है, ठीक है, पॉज करो आप। तो अब आप देखो, आपने सही याद था आपको कि एक्चुअली बजट तो मेंशन ही नहीं है ना। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, मेंशनड है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो मेंशन है आपका आर्टिकल 112 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन मान लो आता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि इफ द गवर्नमेंट मान लो सेल्स अ पीएसयू, ठीक है, इफ द गवर्नमेंट सेल्स अ पीएसयू, डज दिस फॉल अंडर रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ये क्वेश्चन बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है ये शायद, ठीक है। कि मान लो पीएसयू जो है गवर्नमेंट का, मान लो किसी शेयर है गवर्नमेंट के पास, वो शेयर मान लो वो बेच दे गवर्नमेंट, तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट, तो पैसा मिलेगा ना गवर्नमेंट को शेयर बेच के, वो आपका रेवेन्यू रिसीट में आएगा कि कैपिटल रिसीट में आएगा, ये आपका कैपिटल रिसीट में आएगा, ठीक है। कोई भी रिसीट या एक्सपेंडिचर अगर एसेट या लायबिलिटी से छेड़छाड़ करे तो आपका कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने अपना शेयर बेच दिया, तो वो तो मेरा एसेट कम हो गया, शेयर तो मेरा एसेट था, क्या पता कल वो और बढ़ता, पर अगर मैं सेल कर दूंगा वो चीज अभी, तो मेरा तो फ्यूचर में अब कुछ नहीं बचेगा, तो वो एसेट कम हो गया, एसेट और लायबिलिटी के साथ छेड़छाड़ होने से वो कैपिटल में चला जाएगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट सेल करती है अपना शेयर किसी पीएसयू का, तो कैपिटल रिसीट में पैसा आता है, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन बताओ अब कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है सिंपली, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, टोटल बोरोइंग जो आपको चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगर आपको फार्मूला, जैसे कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स में आपका प्राइमरी डेफिसिट का मतलब कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमी में, दो क्वेश्चन आए थे जिसमें तीन तीन छह स्टेटमेंट या तीन दो पांच स्टेटमेंट में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लोन वाला को हटा देंगे हम लोग, लोन वाला कंपोनेंट, तभी तो हम लोग का फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा कि हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, खर्च हम लोग ज्यादा करेंगे तो कितना खर्च कर रहे हैं माइनस कितना हम लोग को मिल रहा है पैसा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो हम लोग को फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा उससे, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग प्राइमरी डेफिसिट का मैंने अभी बात किया, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली हमको इस साल का अगर डेफिसिट चेक करना है तो हम लोग फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट मतलब आप लोग लास्ट ईयर का आप लोन का पैसा दे रहे हो, ठीक है, पैसा तो देना ही पड़ेगा प्राइमरी डेफिसिट में, बस हम लोग ऐसे चेक करने के लिए, उससे कुछ पैसा का कम ज्यादा नहीं हो रहा है, पैसा तो गवर्नमेंट को जो लिया है वो लौटाना ही है, पर हम लोग को अगर अपना देखना हो कि इस साल गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है, उसके लिए हम लोग फिस्कल डेफिसिट माइनस अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे तो इट इंडिकेट्स द बोरोइंग नीड फॉर करंट एक्सपेंसेस, ठीक है, इट विल इग्नोर द पास्ट बर्डन हेयर, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आई थिंक। तो वोट ऑन अकाउंट आपका क्या है कि जैसे कि मान लो आपका पूरा बजट अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है, पर पैसा खत्म हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट क्या, जैसे कि जनरली आपका मार्च में बजट होती है, ठीक है, जैसे कि मार्च में बजट होता है, तो फरवरी या मार्च में बजट होता है, तो मान लो बजट अभी पास नहीं हुआ है पर मुझे पैसा चाहिए थोड़ा टाइम के लिए, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, परमिशन लेती है। परमिशन क्यों लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं है ना भाई, गवर्नमेंट को जो भी पैसे मिल रहे हैं हम लोग के पैसे मिल रहे हैं ना टैक्स से, या तो वो लोन ले रही है, वो लोन भी तो हम ही लोग के पैसे से चुकाएगी, तो गवर्नमेंट का अपना कुछ पैसा नहीं है। तो अब अगर आप दूसरे का पैसा खर्च करोगे तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, तो परमिशन लेने गवर्नमेंट तो घर घर जाएगी नहीं सबका, है ना। तो तभी तो हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुए हैं, मेरे घर के जो रिप्रेजेंटेटिव एमपी है मेरे यहाँ का, वो तो वो ही परमिशन देगा ना,
तभी तो मैंने उसको चूज करके भेजा है वहां पे लोकसभा में। वो परमिशन देगा तो ही तो खर्च कर पाएगी गवर्नमेंट। करेक्ट। अच्छा, उसके बाद इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट इज बेसिकली फॉर इलेक्शन ईयर। ठीक है, मान लो जैसे 2024 में इलेक्शन था ना, तो मान लो अगला साल वही गवर्नमेंट फिर से ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो पहले ही कैसे बजट, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ टाइम के लिए वो लोग एक इंटरिम बजट पास कर देती है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तो उस साल वो इंटरिम बजट पास कर देती है, तो फिर नया गवर्नमेंट आता है तो वो अपना करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एक बात बताओ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है, ठीक है, कैपिटल एसेट बनाने के लिए, ये पहले से ही मान लो स्टेट गवर्नमेंट बोल दे कि मुझे रोड बनाना है, मुझे ग्रांट्स चाहिए, ठीक है, तो वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट, तो आपका जो वो जो रेवेन्यू डेफिसिट से जो हम लोग इसको हटाते हैं ग्रांट्स को, तो उस फिर वो कौन सा डेफिसिट बनता है? अभी मैंने इसका बात किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे अगर हम लोग ग्रांट्स माइनस कर दे स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ ग्रांट्स, तो कौन सा डेफिसिट बनेगा? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बनेगा। मैंने इसी का ये समझाया भी था कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट खराब चीज है। ठीक है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट थोड़ा ज्यादा है और उससे एक्चुअली स्टेट्स में कुछ कैपिटल जनरेट हो रहा है तो वो अच्छा चीज है, ठीक है। पर जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअली आपका रोज का डेली चीजों के लिए आपको जो लोन लेना पड़ रहा है, वो हो गया आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि जीएसटी सोर्स बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है? काफी इजी क्वेश्चन, मैंने बताया भी, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, जीएसटी इज आल्सो अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, नॉट अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स, कि जो चीज पंजाब में प्रोड्यूस और बंगाल में कंज्यूम हो तो बंगाल गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो वो फिर मैनेज हो जाता है, फिर बंगाल में भी तो जो प्रोड्यूस होगा वो पंजाब में जब कंज्यूम होगा तो वो पंजाब गवर्नमेंट को मिलेगी, है ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताएं, ठीक है, तो ये अब आपका कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, 2017 तक ही ये होता था। अब हम लोग जो बजट बनाते हैं सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोग अभी जीरो बेस्ड बजटिंग करते हैं। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? जीरो बेस्ड बजटिंग आपका होता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग होता है कि हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो मतलब जो लास्ट ईयर का हम लोग का जो भी चीजें था उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हम लोग बस लास्ट ईयर का ये ध्यान रखते हैं कि हम लोग को कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ये सब ध्यान रखते हैं, फिर हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स का, सेंटर और स्टेट में किसको कितना मिलेगा, ये कौन करता है? ये फाइनेंस कमीशन बोल के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये करती है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है कि ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए कि which deficit shows that the government is borrowing just to pay interest on past loans। ठीक है, ये बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि which deficit shows that the government is borrowing just to pay interest on past loans। मान लो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, पर ऐसा कौन सा डेफिसिट में हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट लोन चुकाने के लिए है, इस साल उनका कोई बोरोइंग नहीं है। ये अगर हम लोग को देखना हो ना तो हम लोग प्राइमरी डेफिसिट निकाल देंगे। मतलब फिजिकल डेफिसिट से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो हो जाए हम लोग का, इसका मतलब जो फिजिकल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है वो पूरा का पूरा आपका एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया भी बोरोइंग जो भी है, जो न्यू बोरोइंग इज ओनली फॉर पेइंग इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप बताओ, व्हाट इज पिगोवियन टैक्स? पिगोवियन टैक्स हमने शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। ठीक है, पिगोवियन टैक्स जब हम लोग वेवलेन गुड गिफन गुड ये सब पढ़ रहे थे उस टाइम पिगोवियन टैक्स था। पिगोवियन टैक्स बेसिकली सिन टैक्स होता है। ठीक है, जो भी आपका सिन गुड्स होता है, ठीक है, SIN सिन गुड्स जो होता है, कि मान लो कोई टोबैको यूज कर रहा है तो सोसाइटल एक्सटर्नलिटीज में आ जाता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं हम लोग, कि मान लो मैं टोबैको कंज्यूम नहीं करता हूँ पर आप करते हो, तो आप अगर मेरे आसपास टोबैको कंज्यूम करोगे तो मुझे भी हार्म होगा उसका, तो इसीलिए उस पर टैक्स लगाया जाता है। उस टैक्स को हम लोग सिन टैक्स बोलते हैं या फिर पिगोवियन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पे लगाया जाता है वो। ठीक है। अच्छा, और एक बात बताऊं कि जो सरचार्ज और सेस होता है, ठीक है, सरचार्ज और सेस क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो कोई भी टैक्स होता है ना उसके ऊपर और सरचार्ज या सेस लगाया जाता है। मान लो कुछ महंगी चीजों पे ये सब जनरली लगाया जाता है, क्योंकि देखो महंगी चीजें कोई गरीब आदमी तो खरीद नहीं पाएगा, अमीर आदमी खरीदेगा, अमीर आदमी और थोड़ा टैक्स दे देगा, बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है, ताकि गरीब लोगों के ऊपर से बर्डन थोड़ा कम हो।
तो उस पे ही और ज्यादा जब टैक्स लगता है उसको सरचार्ज या सेस कहते हैं हम लोग, ठीक है। सरचार्ज और सेस में क्या होता है कि उसका पैसा क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, तो इसका आंसर नो है, ठीक है। सेंटर कीप्स 100% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम सरचार्ज एंड सेसेस, ठीक है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स, ठीक है। मैंने पहले ही बताया स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है कि फिजिकल यूनिट पे बेस्ड होता है, ठीक है। 5 रुपया पर केजी फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। अब 1 केजी लोगे तो 5 रुपया, 2 केजी लोगे तो 10 रुपया, ऐसे करके 5 रुपया हर केजी पे आपका लग जाएगा, ठीक है। पर एड वैलोरम जो टैक्स है वो आपका 10% ऑफ द प्राइस लगेगा किसी चीज में, या फिर 11%, जो भी आपका टैक्स है उसमें, तो उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अब थोड़ा जीएसटी स्पेशल अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें, ठीक है। जीएसटी, अब बताओ कि जीएसटी जो काउंसिल है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आजकल ये सब पूछ लेता है कि जीएसटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आप ये चीज याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A, ठीक है। और अमेंडमेंट एक्ट भी आप याद रख लो इसके साथ कि जीएसटी काउंसिल आपका 101st अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जीएसटी काउंसिल में आपका वोटिंग वेटेज क्या होता है, ठीक है। हु होल्ड्स द वेटो पावर, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली वीटो पावर एक्चुअली कुछ ऐसा होता नहीं है, इसमें आपका क्या होता है ना कि सेंटर या स्टेट कोई भी अकेले इसमें कुछ पास नहीं कर सकती है, ठीक है। डिसीजन के लिए आपका 3/4 मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है। और सेंटर का 1/3 वेटेज होता है, स्टेट का 2/3 वेटेज होता है, ठीक है। उसमें आपका वोटिंग वेटेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जीएसटी कंपनसेशन टैक्स क्या सेस क्या होता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा टैक्स, जैसे कि सिन गुड्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका स्टेट का रेवेन्यू लॉस होता है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो आपका स्टेट का कुछ रेवेन्यू लॉस हुआ था उसको कंपेंसेशन करने के लिए ये लाया गया था। जैसे कि आपका 2017 से जीएसटी आया है ना, तो 2017 से 5 साल के लिए लगाया गया था 2022 तक, पर अब इसको एक्सटेंड करके आपका मार्च 2026 तक कर दिया गया है। तो इससे होगा क्या, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारा लोन वगैरह लिया गया था, तो वो आपका रीपेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप एक और बात इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन बताओ, एक लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बताओ कि कौन सा मेजर आइटम जीएसटी परव्यू से एक्सक्लूडेड है, ठीक है। कि जो आइटम आपका जीएसटी में एक्सक्लूड हो जाता है, आप बता सकते हो आप, मैंने बताया भी था ये चीज। अल्कोहल, ठीक है। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल होता है वो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपका जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब आपका जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज इंक्लूडेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। जीएसटी में इलेक्ट्रिसिटी आपका इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक कि हम लोग ऑलमोस्ट डन है ये टॉपिक से, ठीक है। ये आपका मैंने समरी भी कर दिया, ठीक है। और आपका मैंने वो भी एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस भी मैंने कर दिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है, कि जो जो ये जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, जो मान लो ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा अगर मैं सारे का सारा 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ। पर इससे होगा क्या ना कि जैसे कि ऑलरेडी ये वीडियो अभी 32 मिनट्स का बन गया है, ठीक है। तो 32 मिनट्स का वीडियो में अगर मैं और अभी 25 क्वेश्चन डिस्कस करने लगूँ तो मान लो कि 10 मिनट और लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग जो संडे को रिकैप ऑफ द वीक करते हैं उसमें हम लोग पूरा 6 दिन का 25 क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग अगर रोज का वीडियो में करेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो माई वोट इज फॉर, ठीक है, माई वोट इज फॉर संडे। आप लोग अपना अपना वोट दे देना, ठीक है। आप लोग अपना अपना बताना कि किस में करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक, या दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।